आज हम लोग क्लास 12th का इतिहास का लेसन 5 यात्रियों के नज़रिए से समाज के बारे में और उनकी समझ पढ़ेंगे, जो जिसमें लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक की कहानी का वर्णन किया गया है। हम लोग सभी जानते हैं यात्रियों के नज़रिए से, मतलब इस चैप्टर में हम लोग यात्रियों के बारे में जानेंगे कि यात्री क्यों भारत आए थे, क्या यात्रा करते थे, लोगों को यात्रा करके क्या मिलता था, इन सभी बातों का जिक्र इसमें किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण 3 यात्रियों की चर्चा की गई है, उन तीनों यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। पहला यात्री है आपका अल बरूनी, जो उज्बेकिस्तान से आया था। दूसरा है आपका इब्न बतूता, जो कि आपका 14वीं शताब्दी में मोरक्को से आया था। और एक आपका फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो भाई महिलाओं और पुरुषों ने काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए, व्यापारी, सैनिक, पुरोहित और तीर्थ यात्री के रूप में लोग यात्राएं करने लगे थे। ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर आपका आ जाए कि लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो कार्य की तलाश में पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए, तीसरा पॉइंट व्यापार करने के लिए, चौथा पॉइंट सैनिक के रूप में दूसरे जगह पर युद्ध जीतने के लिए, पुरोहित और तीर्थ यात्री के रूप में यात्रा करते थे। लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो लोग किसी नए स्थान पर आते थे, उनको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलता था, तो कभी कभी वे लोग क्या करते थे, वहीं पर बस भी जाते थे। और अलग अलग जगहों पे लोगों की प्रथा, भाषा, आस्था और व्यवहार अलग अलग होता था। जैसे कि भारत में रहने वाले लोग पहले अधिकतर हिंदू हुआ करते थे। अगर आप मक्का साइड चले जाएं तो अधिकतर लोग वहाँ के मुस्लिम हुआ करते थे। तो अलग अलग जगह पर प्रथा और व्यवहार भी बदल जाता है। इसके अलावा बहुत लोग क्या करते थे, अपना यात्रा वृत्तांत भी लिखा करते थे। यात्रा वृत्तांत मतलब कहीं घूमने गए, उसके बारे में अपना लिख लिए। बहुत कोई डायरी लिखा करते होंगे, किताब लिखा करते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य से हम लोगों के पास महिलाओं के द्वारा लिखे गए वृत्तांत ना के बराबर है। हालांकि ये भी बात सच है कि महिलाएं भी यात्रा करती थी। अब नॉर्मल सा बात है, पुरुष यात्रा करेंगे तो उसकी पत्नी, बेटी या किसी न किसी रूप में महिलाएं भी यात्रा करती थी, लेकिन उसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक हेरात से आए एक राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। किसका वर्णन? विजयनगर शहर का वर्णन, विवरण। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, अब्दुल रज्जाक समरकंदी कहाँ आया था? तो अब्दुल रज्जाक समरकंदी हेरात से विजयनगर आया था। हेरात एक आपका देश का नाम है। कई यात्री सुदूर क्षेत्रों में नहीं जाते थे, और उदाहरण के लिए मुगल साम्राज्य और में प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी साम्राज्य के भीतर ही भ्रमण करते थे और अपनी टिप्पणियां दर्ज करते थे। इसके अलावा बहुत कोई देश के लोकप्रिय प्रथाओं के बारे में भी लिखा करते थे। हम लोग इसमें 3 व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पहले ही मैंने कहा, अल बरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से आया था और इसे महमूद गजनी लेकर के भारत आया था। महमूद गजनी तो भारत से सोमनाथ मंदिर को लूट करके चला गया, लेकिन अल बरूनी को इतना पसंद आया कि अल बरूनी यहीं आकर के बैठ गया और फिर उसे यहीं रहना पसंद हो गया। इसके बाद सेकेंड है आपका फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांस से आया था 17वीं शताब्दी में, और उसके बाद फिर वह यहीं आकर के रह गया। तो चलिए अब इसमें हम लोग जानेंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 फोटो दिया हुआ है। एक है आपका पान का पत्ता का। तो भाई पान का पत्ता का फोटो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कुछ यात्री यहाँ आए होंगे, पान के पत्ते के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए उन्होंने पान के पत्ते के बारे में लिखा होगा। एक और आपका फोटो है नारियल का, मतलब लोग नारियल के बारे में भी नहीं जानते होंगे, तो इसके बारे में भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि पान के पत्ते का वर्णन करें। पान का पत्ता क्या है, कोई बता सकते हैं? इस तरह सिंपल भाषा में बोले, पान का पत्ता एक तरह का पत्ता होता है जिसे खाया जाता है। उसमें चूना, कत्था आदि लगा करके बड़े चाव से लोग खाते हैं। पान का बीड़ा भी लोग उठाते हैं कि मैंने इस काम को उठाया है, तो लोग पान का बीड़ा उठा करके कस्में भी खाते हैं। नारियल क्या होता है? नारियल एक तरह का काष्ठ फल है, मतलब एकदम काट के जैसा होता है, लेकिन अंदर खोलने पर मुलायम रहता है। इसमें कई सारी लंबी लंबी जटाएँ होती है। इसमें 2 आँख और एक मुँह भी होता है। तो इसका वर्णन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आता है, अल बरूनी भी यहाँ पर आए थे। अल बरूनी ने भी बहुत कुछ लिखा था। अब आते हैं हम लोग अल बरूनी, ये कहाँ इनका जन्म हुआ था, अल बरूनी के बारे में देख लेते हैं। तो अल बरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? 973 ईस्वी
में हुआ था। ख्वारिज्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब देखो, अगर महत्वपूर्ण जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षा होती है वहाँ पर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो भी पढ़ा लिखा होगा, ऑब्वियसली वाला बात है। तो वह कई भाषाओं का ज्ञाता भी था, जिसमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत शामिल है। देखिए, 4 भाषा का ही ज्ञान ले चुका था, सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत। हालांकि वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, लेकिन फिर भी प्लेटो और अन्य यूनानी दार्शनिक के कार्यों को भी इसने पूरी तरह से पढ़ा था। सन 1017 में ख्वारिज्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ राजधानी गजनी ले गया। अल बरूनी भी उन्हीं में से एक था। वह बंधक के रूप में गजनी आया, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं पर बिताया। ठीक है। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा संबंधी कार्यों का अध्ययन भी इसने किया और अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। तो एक बात आपको ध्यान रखिएगा कि ये आया कैसे था। तो यह सुल्तान महमूद के साथ यहाँ पर आया था। महमूद गजनवी ने क्या किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, काठियावाड़ में जो स्थित था गुजरात में, उसको लूटा था। वह लूट करके चला गया, लेकिन ये बोला कि राजा जी हमको भारत बहुत पसंद है, हमको भारत में रहने दीजिए, हमको आप गजनी नहीं जाना। बोला ठीक है, तुम्हारा मन, तुम यहीं रहो। फिर वह यहीं पर रहने लगा। बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन भी किया। अल बरूनी ने ब्राह्मण, पुरोहित और विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए। संस्कृत, धर्म और दर्शन का भी ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि वह बहुत जगह यात्रा करने भी गया था, लेकिन उसके बारे में उसको इतना पता नहीं चल पाता है। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वोल्गा नदी तक फैले हुए थे। अब देखिए, एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ है। 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए, एक वर्ड दिया हुआ है साइड में, मापतंत्र विज्ञान, मापने का विज्ञान से संबंधित है। मापतंत्र विज्ञान में क्या होगा, माप कैसे किया जाए, इसके बारे में लोग अध्ययन करते होंगे। अब अल बरूनी ने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम है किताब उल हिंद। कहीं कहीं पे इसको तहकीकात ए हिंद भी कहा जाता है। उर्दू में इसका वर्ड हो गया तहकीकात ए हिंद, क्योंकि किसी किसी किताब में इसी नाम का जिक्र है। अरबी में लिखी गई। ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी, अरबी में लिखी गई थी। यह किताब अल बरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। इसमें यह क्या है, एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथा, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधि, मूर्तिकला आदि चीज़ों का यह अध्ययन करता है। और यह कितना अध्याय में विभाजित है, यह 80 अध्यायों में विभाजित है, ध्यान रखिएगा। आगे दिया हुआ है अल बरूनी इसने लेखन में अरबी भाषा का प्रयोग किया था। तो अगर पूछा जाए अल बरूनी ने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया, अरबी भाषा का प्रयोग किया। और वह जहाँ पे रहता था उसके बारे में लिखता था। इसने संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद भी किए। क्यों भाई, क्योंकि ये अरबी का ज्ञाता था, तो ये प्रत्येक चीज को किस में अनुवाद कर देता था, अरबी में। इन ग्रंथों की लेखन सामग्री, शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और वह काफी कुछ सुधार भी करना चाहता था। अब देखिए, एक वर्ड है साइड में, हिंदू दिया हुआ। हिंदू शब्द कब प्रयुक्त हुआ था, तो हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व एक प्राचीन फारसी शब्द था जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए होता था। तो हिंदू शब्द का प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए हुआ था। और इसने क्या किया, अरबी लोगों ने इस फारसी शब्द को जारी रखा और इस क्षेत्र को अल हिंद और यहाँ के निवासियों को हिंदी कहा था। कालांतर में तुर्कों ने सिंधु में पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा और उसके निवास क्षेत्र को हिंदुस्तान का, और उसकी भाषा हिंदवी हो गई। ध्यान रखिएगा, यहाँ रहने वाले लोग हिंदू, निवास क्षेत्र हिंदुस्तान, भाषा हिंदवी। अब आते हैं इब्न बतूता का रिहला। इब्न बतूता उसके बाद आया था। पहले अल बरूनी का चर्चा हुआ, कब आया था, 11वीं शताब्दी में। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। अब इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, मोरक्को का। कब आया था, तो 14वीं शताब्दी में आया था। और इसने भी किस भाषा में वृत्तांत लिखा था, अरबी भाषा में। वृत्तांत मतलब क्या होता है, आने जाने के टाइम में मेरे साथ क्या क्या घटित हुआ उन सभी बातों को लिखा गया। तो उसने जो किताब लिखा उसका किताब का नाम रिहला कहा गया। किताब का नाम क्या कहा गया, रिहला। यह भी मोरक्को का निवासी था। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित और शिक्षित परिवार में से एक, जो कि इस्लामी कानून,
अथवा सरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। अब एक वर्ड आया सरिया, सरिया किसे कहते हैं? तो मुस्लिम धर्मों के कानून की एक किताब होती है जिसको सरिया कहा जाता है। जैसे हम लोग भगवत गीता का नाम जानते हो ना सब कोई, वैसे मुस्लिम लोग का क्या होता है? सरिया होता है। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने बहुत कम उम्र में ही साहित्यिक और शस्त्रारूढ़ शिक्षा हासिल कर ली। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्रियों से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसका कहना यह था, किताब पढ़ने से ज़्यादा हम लोग कहीं अगर यात्रा करने जाते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं, बहुत तरह तरह की परंपराओं लोगों से मिलते हैं, बहुत सारा चीज़ सीखते हैं। और उसको यात्रा करने का पूरा शौक था, पूरा यात्रा करता था। तुम सोच सकते हो ये उस टाइम में बात कर रहा है 1332-33 का। 1332-33 यानी आज से कितना साल पहले हो गया? 700-800 साल पहले, सॉरी 900 साल पहले। 900 साल पहले लगभग 13 देश का यात्रा कर चुका था। आज के ज़माने में भी 13 देश का यात्रा करना क्या पॉसिबल है क्या? मतलब बड़ा बड़ा आदमी भी जल्दी नहीं कर सकता। और ये उस जमाने में किया था जब बैलगाड़ियाँ चला करती थी, मोटर गाड़ी, एरोप्लेन, हवाई जहाज नाम की चीज़ नहीं हुआ करते थे, तब यात्रा किया था। और सोचो यात्रा कर रहा था तो सोचो तुम कितना पैसा लेके चलोगे, काम खर्चा हो जाएगा ना। मतलब बाहर में रास्ता में तुमको जल्दी जल्दी कमाना पड़ेगा, तब जाकर के तुम चल सकते हो। तो 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्रा कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। पहले सिंध किसके अंतर्गत आता था? भारत के अंतर्गत। सिंध जो है, सिंध हो गया पाकिस्तान में है अभी, ठीक है, लेकिन पहले भारत पाकिस्तान एक था ना, और भारत आने का रास्ता सिंध होकर के आता था, तो पहले ही सिंध पहुंचा था, इसका चर्चा किया गया है। इसने दिल्ली के सुल्तान, उस टाइम हमारे दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे, उसके बारे में सुना था। वह सुना था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है कला और साहित्य के एक दयाशील, कला और साहित्य के क्या है, एक दयाशील संरक्षण के रूप में ये विख्यात है। मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर जब इब्न बतूता आया तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत ख्याति सुनी थी, तो इसलिए वह दिल्ली की ओर चला गया। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की विद्वता, मतलब उसके ज्ञानी से इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया, उसने बोला कि आप एक काम कीजिए, दिल्ली का काजी बन जाइए। काजी मतलब न्यायाधीश, जज बन जाइए। जितना भी तरह का मामला आएगा, सारा मामला को कौन देखिएगा? आप देखिएगा, इब्न बतूता। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, लेकिन आगे चल करके उसने राजा का विश्वास खो दिया। राजा को किसी कारण उस पर शक हो गया और राजा ने उसको उठा करके कारागार में डाल दिया। बाद में सुल्तान और उसके बीच में गलतफहमी जब दूर हो गई तो उसने उसको फिर से राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित कर दिया। पहले क्या किया, उसको बहुत साल तक न्यायाधीश के पद पर रखा, जज बनाया, बाद में राजा उसको उठा करके जेल में डाल दिया, और जब राजा को लगा नहीं इसका गलती नहीं है तो फिर जेल से बाहर निकाल दिया और फिर से उसको राजकीय सेवा में लगा दिया। आगे चल करके 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में उसे चीन जाने का आदेश दे दिया गया। किसको? इब्न बतूता को। वह अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ा। मालाबार से वह मालदीव गया और वहां पर 18 महीने तक काजी के पद पर रहा। काजी मतलब न्यायाधीश, जज। अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय कर लिया। वह कहाँ जाने का निश्चय किया? श्रीलंका, ध्यान रखिएगा। और बाद में एक बार फिर वह मालाबार तट और मालदीव गया और चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वह बंगाल और असम गया, जहां जहाज से वह फिर सुमात्रा के लिए गया। सुमात्रा भी देश का नाम है। सुमात्रा से एक अन्य जहाज से चीनी बंदरगाह पहुंचा। मतलब ये आदमी जो है खाली यात्रा बहुत ज्यादा किया, बहुत जगह घूमने के लिए गया इब्न बतूता। अब देखिए एक नाम यहाँ पर आया, जायतून। जायतून को किस नाम से जाना जाता है? तो जायतून को क्वांजू के नाम से जाना जाता है। जायतून को किस नाम से जाना जाता है? क्वांजू। वहां पर भी गया, फिर चीन गया। चीन के बाद वह कहाँ चला गया? बीजिंग की ओर चला गया, सॉरी। और वहां पर भी लंबे समय तक नहीं ठहरा। उसके बाद 1347 में चला। कब था वो? 1332 में शुरू में बताए थे, और फिर कब? 1347। कितना साल के बाद? 15 साल के बाद उसका मन में आया, अरे मेरा मम्मी पापा कैसा होगा, मेरी बहन कैसी होगी, चलो घर चलते हैं। 15 साल के बाद वो क्या किया? घर की ओर निकला। चीन के विषय में उसके वृत्तांत की तुलना मार्को पोलो से भी की जाती है। मार्को पोलो ने कब यात्रा की थी? 13वीं शताब्दी में यात्रा की थी, और 13वीं शताब्दी के अंत में वह वेनिस से चलकर चीन और भारत का भी यात्रा किया था मार्को पोलो। उसी प्रकार
ये भी क्या किया है, बहुत ज़्यादा यात्रा किया है। कौन? इब्न बतूता, पहन के जूता, नाम सुने ही आप लोग। अब देखिए, अब देखिए ये कहा जा रहा है, ये यात्रा जब कर रहा था, ये 14वीं शताब्दी की बात है, उस टाइम में यात्रा करना कितना कठिन था। आज भी जबकि यात्रा करना कठिन है, इब्न बतूता के अनुसार उसने मुल्तान से दिल्ली की यात्रा करने में 40 दिन लगा था। मुल्तान से दिल्ली 40 दिन। मुल्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। वहाँ से दिल्ली जाने में 40 दिन, और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। अब देखिए इतना ज़्यादा दिन लगा, 40 दिन, 50 दिन। अब बताइए, पैसा लेके भी चले हैं, 40 दिन तक बाहर में यात्रा कीजिएगा, तो हो सकता है आपको कोई लूट भी लेगा ना, तो स्थिति तो बहुत बुरी हो सकती है। हो सकता है कोई आपको जान से भी मार दे, या कभी ऐसा हो सकता है आपका तबीयत पूरा खराब हो जाए, या हो सकता है कभी घर जाने की इच्छा प्रबल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारा स्थिति का भी सामना करना पड़ता था। एक बार ये बताया भी था इब्न बतूता कि एक बार मुझे भयंकर बुखार हो गया था, इतना कमज़ोर हो गए थे, लग रहा था ये अब तब गिर जाएंगे। और इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर तुम किसी ऐसा जगह पर पहुंचो, कोई तुम्हारा परिचय ना करे, तुमको प्रणाम ना करे, सम्मान ना करे, तुमसे हाय हेलो करके भी बात ना करे, तुमको मन लगेगा? ऐसा जगह पे नहीं मन लगेगा। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बाद में एक बार आदमी, मेरा कुंठा का कारण जाना था कि लोग मुझसे अभिवादन भी नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। तब एक आदमी मेरा कुंठा का कारण जान करके मुझसे अभिवादन किया था, तो मुझे अच्छा लगा था। तो बहुत तरह का दिक्कत भी सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यात्रा किया लहारी, सिंधु, ऊर्जा, मुल्तान, अजू, अजूदाहन, अबूहर, सरस्वती, हंसी, बहुत सारा जगह का नाम दिया हुआ है। इस सब जगह पर गया हुआ था वो। इसके अलावा क्या होता है, यात्रा करना सुरक्षित हो सकता है क्या? नहीं, यात्रा करना सुरक्षित भी था। कारण क्या था, इब्न बतूता ने कभी कभी डाकुओं के समूह द्वारा किए गए आक्रमण भी झेले थे, और अधिकतर वो क्या करता था, कारवां में चलना पसंद करता था। कारवां मतलब एक साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं। अब एक साथ 20-30 गो लोग चल रहे हैं, तो लुटेरा का खतरा कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। एक बार ये हुआ, ऐसा था कि मुल्तान से दिल्ली जा रहा था, तो मुल्तान से दिल्ली जाते टाइम कारवां का आक्रमण हो गया, उसी के कारवां के ऊपर, जिसमें बहुत सारे यात्री जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। डाकू लोग क्या किए थे, इसके दोस्तों को जान से मार दिए थे। और इसके अलावा जो लोग जीवित बचा था, उन लोग का पूरा घायल हो गया था, जिसमें इब्न बतूता भी शामिल था। तो बताओ, इब्न बतूता के पास वहाँ पर कुछ बचा होगा क्या? घर से मदद ले सकता है? नहीं, घर तो भैया बहुत दूर है, जाने में लग जाएगा 3 महीना 4 महीना। तो भैया घर तक संवाद भी नहीं भेज सकते, फ़ोन वगैरह भी नहीं है, स्थिति बहुत कठिन था। तो इन सब से पता चलता है कि इब्न बतूता क्या था, बहुत ज़्यादा हठीला यात्री था। हठीला यात्री मतलब जिद्दी आदमी। हमने हम जाबू जाबू कुछ सुनबो में। तो बस अब वही चीज़ है, वह अपने पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को से वापस जाने से पूर्व बहुत सारे जगहों की यात्राओं पर भी गया था, जैसे कि उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, बहुत सारा जगह में। भारतीय उपमहाद्वीप और चीन की यात्रा भी की थी। जब वह वापस आया तो स्थानीय शासकों ने निर्देश दिए कि उसका कहानी को दर्ज किया जाए। अच्छा, उसकी कहानियों को क्यों दर्ज किया जाएगा? उसको नॉलेज बहुत सारा हो गया ना, लोगों को पता चलेगा कि भैया मुल्तान से दिल्ली जाते टाइम पूरा सुनसान रास्ता मिलता है, वहाँ पर लूटना बड़ा आसान है, चाहे तुम 20 गो का संख्या में हो तो भी लूटा जा सकता है। तो अगला बार से अगर कोई यात्रा करोगे तो अपने साथ बंदूक छुरा आदमी लेकर के चलना चाहिए। साथ ही साथ क्या करना चाहिए, एक मजबूत आदमी रखना चाहिए जो कि लड़ाई झगड़ा कर सके आराम से। ठीक, पता चलेगा ना हमको। इसके अलावा मान लेते हैं दिल्ली गए, तो दिल्ली में वहाँ का जो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, वो बहुत बढ़िया शासक है, विद्वान आदमी का बड़ा प्रशंसा करता है, तो भैया उसके बारे में भी लिखाएगा। तो बहुत सारे चीज़ का हमको पता चलेगा, इसलिए लोग यात्रा वृत्तांत को लिखवाया करते थे, और राजा ने आदेश दिया था कि इसके यात्रा वृत्तांत को लिखा जाए। इसके अलावा लोगों का मनोरंजन भी हो जाएगा कहानी वगैरह के माध्यम से। तो राजा उसके बारे में लिखा भी था। अब आता है इब्न बतूता के पदचिन्हों पर बहुत सारे लोग भी चलते हुए आए। जैसे 1400 से 1800 के बीच भारत आए यात्रियों ने फारसी में कई यात्रा वृत्तांत लिखे। अब बहुत कोई उसका यात्रा वृत्तांत पढ़ा, बोला कि अरे भाई वहाँ तो बड़ा इनकम है, राजा भी वहाँ का बड़ा अच्छा, चलो वहाँ जाते हैं, इनकम होगा ना। तो ऐसे स्थिति में बहुत सारे लोग वहाँ पर जाएंगे भी। इसमें सबसे प्रसिद्ध लेखक कौन है? अब्दुल रज्जाक समरकंदी। कब यात्रा किया था? 1440 के दशक में। पूरा नाम है इसका अब्दुल रज्जाक समरकंदी। महमूद वली बल्खी 1620 के दशक में यात्रा किया था। शेख अली हाजी 1740 के दशक में यात्रा किया था। इसके अलावा महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए यहाँ पर आकर सन्यासी भी बन गया था।
कुछ लोग हाजी यहाँ भारत जब आया था तो वो भारत से निराश भी हो गया, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके कारण उसको काफ़ी घिरना लग रहा था। तो देखो नॉर्मल सा बात है, अगर आप यात्रा करने जाते हैं तो किसी का अनुभव अच्छा हो सकता है, किसी का खराब। सीधा सा भाषा बोले, अभी राज कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले कुछ बच्चे टॉप किए और कुछ बच्चे फेल कर गए, तो लोगों का लिखने का नजरिया भी अलग अलग हो जाएगा मेरे प्रति, ऑब्वियसली वाली बात है। आगे आते हैं फ्रांसवा बर्नियर, यह एक चिकित्सक था। अब आता है लगभग 1500, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फोटो दिया हुआ है फ्रांसवा बर्नियर का। यह लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाज के बारे में भी लिखा था, जिसमें जेसुइट रॉबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों का यूरोपीय भाषा में अनुवादित भी किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक में किसका नाम आता है? दुआर्ते बरबोसा का है। तो अगर पूछा जाए प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक कौन है? दुआर्ते बरबोसा। ये दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था। आगे चल करके जब 1600 ईस्वी हुआ तो यात्रियों की संख्या बढ़ गई। आप लोग जानते हैं 1600 ईस्वी में कौन कंपनी आई थी? भारत ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी। एक और नाम आता है फ्रांसीसी यात्री, फ्रांसीसी जोहरी, जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर। इसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। किसने? जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर। और वह विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी था, और इसने विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों के बारे में भी लिखा, और वह प्रत्येक चीज़ का तुलना किया करता था। भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से किया करता था। कई यात्री जैसे इतालवी चिकित्सक मनुकी, एक नाम आता है मनुकी का, जो कौन थे? इतालवी चिकित्सक थे। मनुकी फिर कभी यूरोप वापस गए ही नहीं, भारत में बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक और एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह भी फ्रांसवा बर्नियर यहाँ पर काहे आया था? अवसर की तलाश में, कि यहाँ पर हम क्या कर सके? इनकम ज़्यादा कर सके। वह 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा, अब मुगल दरबार से नज़दीकी रूप से जुड़ा रहा। अब पहले किस रूप में काम किया था? अब देखो ये था क्या? चिकित्सक था,